अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फुट एंड माउथ डिजीज़ का जो रिमेनिंग पोर्शन था, जिसमें हम क्लिनिकल फाइंडिंग और उसकी जो पैथोलॉजी और उसके जो है ट्रीटमेंट और कंट्रोल जो है वो पढ़ेंगे। तो क्लिनिकल फाइंडिंग बुनियादी तौर पे इसकी 3 होती हैं। अगर देखा जाए तो फुट एंड माउथ डिजीज़ की 3 जो होती हैं वो सिम्टम्स होते हैं जो आपको नज़र आते हैं। पहले नंबर पे उसके जो पाँव हैं उसके ज़ख़म, फुट और माउथ उसके मुंह में ज़ख़म, और तीसरे नंबर पे बुखार। ये बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें होती हैं कि जो क्लैरिफाई करती हैं, ये बताती हैं कि ये जो जानवर है इसको फुट एंड माउथ डिजीज़ हुई है। ये जो डिज़ीज़ का ऑनसेट होता है ये ऐसे होता है कि जब आप किसी फार्म पे रह रहे हों या आपने जानवर को पाला हुआ हो, तो सबसे पहला जो हमें सिम्टम नज़र आता है फार्म के ऊपर वो होता है ड्रॉप इन मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन में सडनली जो है ना ड्रॉप आ जाता है। अभी कोई सिम्टम जो है वो शो नहीं कर रहा, जानवर मिल्क में ड्रॉप आ गया, तो आप वरीड हैं अबाउट उस मिल्क के कि यार ये मिल्क में ड्रॉप क्यों आया है। तो उसके अगला स्टेप जो होता है वो जानवर जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है खाना खाने से, वो खाना नहीं खाता। अभी तक वो सिम्टम नहीं आए कि जो टिपिकल जो सिम्टम होते हैं इसके फुट एंड माउथ डिजीज़ के, वो खाना छोड़ दिया उसने। अच्छा, उसके अगला जो स्टेप होगा उसके जो मुंह और जो नेज़ल सेक्रेशंस हैं उसमें से बहुत ज़्यादा जो है ना वो रालें निकलना शुरू हो जाएगी नेज़ल सेक्रेशंस, और मुंह से जो है रोप लाइक बहुत लंबी लंबी जो है ना रालें और बहुत लंबी लंबी जो है ना पानी की जो है निकलना शुरू हो जाएगा, म्यूकस टाइप, थिक म्यूकस टाइप, और काफ़ी लेंथी और रोप लाइक जो उसको सैलिवेशन होगी। तो ये उसका पहला सिम्टम होगा। उसके बाद जब आप जाके उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो माइट भी आपको कोई छोटा मोटा उसके मुंह के अंदर छाला या दाना नज़र आ जाए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि जानवर के जो मुंह है वो सारा छालों से भर जाएगा, जानवर जो है लेथार्जिक नज़र आएगा, खाना पीना छोड़ जाएगा, प्रोडक्शन बिल्कुल ड्रॉप कर जाएगी। ये तो होगा लार्ज एनिमल में सिम्टम। तो स्मॉल एनिमल में क्या होता है कि हमें बाज़ों का पता भी नहीं चलता कि जो केस है ये एफएमडी आ गया हुआ है कि नहीं आया हुआ। जैसे कि मैं अगर आपको एक अपनी स्टोरी शेयर करूं, तो मैं एक जगह पे जॉब कर रहा था, तो आउटब्रेक किस तरह आई कि मुझे आके जो फार्मर है उसने कहा कि जी मेरा जो जानवर है ना अचानक जो 2 बच्चे हैं उनकी डेथ हो गई है। तो मैंने उनका पोस्टमार्टम किया एक बच्चे का, तो मुझे उसमें कोई इस तरह का कोई लेजन नज़र ना आया कि इसमें क्यों डेथ हुई होगी। खैर मैंने अपने जो टीचर हैं उनसे कंसल्ट किया, बच्चा जो वो दूसरा था काफ, उसको लेके मैं उनके पास गया, तो उन्होंने उसका ना दिल चेक किया, हार्ट चेक किया। तो हार्ट के ऊपर हाँ जिस तरह एक टाइगर स्ट्राइप्स उसको बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसकी पैथोलॉजी में, उस तरह के ना लेजन थे, टाइगर हार्ट उसको हम बोलते हैं, टाइगर हार्ट। तो टाइगर के जिस तरह के उसके ऊपर लाइनें होती हैं टाइगर के ऊपर, इस तरह उसके हार्ट के अंदर वाइट कलर्ड लाइनें आ जाती हैं इसके एफएमडी में। तो उसके ना दिल के ऊपर ये लेजेंस थे। तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे कहा कि इसको एफएमडी है। तो मैंने कहा एफएमडी का सिम्टम, तो मैं उसके साथ उस फार्मर के साथ कांटेक्ट में हूँ, तो कैसे क्या उसको कहते हैं आ गया, उसको पता भी नहीं चला, ये तो ऐसे क्लियर कट डिजीज़ है। उन्होंने कहा भाई सिम्टम तो एफएमडी के हैं। अभी वापस गया तो वो मिल्क प्रोडक्शन जो है मैंने जाके चेक की कि फार्म पे आई नहीं हुई, मिल्क प्रोडक्शन ड्रॉप हुई पड़ी थी। जब मैंने जाके हार्ड में चेक किया तो वो जो सेलिब्रेशन वाला स्टेप था वो शुरू हो गया था। तो उन जानवरों को हमने सेपरेट किया, और फिर उसके बाद जो है उस पर आउटब्रेक भी आई और बहुत सारे जानवर जो है बीमार भी हुई। आपको पता है मोर्टेलिटी इसमें बहुत कम होती है, लेकिन मॉर्बिडिटी इसकी बहुत हाई होती है। तो हमने जो है वो इनको इम्यून बूस्टर भी लगाए ताकि जो बाकी जानवर हैं उनमें ये डिज़ीज़ ना आए। तो जो जिन जानवरों में इम्यूनिटी थी वो बच गए और जो दूसरे थे उनमें आ गया, लेकिन जिनमें ये प्रॉपर डिजीज़ नहीं आई, सेलिवेशन और बाकी जो सिम्टम है वो सब में थे। बाकी पाँव ख़राब हुए और मुंह ख़राब हुआ, वो कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ, तो वो इसका जो सिम्टम थे वो वेरी करते थे, कुछ ज़्यादा इफेक्ट हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जो सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो मिल्क प्रोडक्शन होती है, जब जानवर दूध दे रहा होता है। और जो छोटे जानवर हैं उनमें बाज़ सिम्टम आते ही नहीं है और जानवर की डेथ हो जाती है, और आप बाद में जाके देखते हैं इसमें मायोकार्डाइटिस होती है, इसलिए जो है उसकी डेथ हो गई। तो ये जो है उसके 3 बेसिकली सिम्टम हो गए। अच्छा, उसके बाद ये लेजन्स जो हैं वो सिर्फ मुंह तक नहीं रहते, उसके जो थान होते हैं उनके ऊपर भी ये वाले जो है ना वो लेजन चले जाते हैं। मुंह के सारे हिस्से के ऊपर, बाहर जो नज़र आ रहे होते हैं अंदर, और मुंह के अंदर भी डेंटल पैड्स के ऊपर भी, साइडों पे भी जो है उसके जो लेजन जो होंगे वो डेवलप हो जाएंगे।
और उसके जो पाँव हैं, पाँव के अंदर भी जो है लेजन सेंटर में या उसके जो कोरोनरी बैंड है उसके ऊपर तक जो है ना लेजन उसके चले जाते हैं। जो उसका थान है उसके ऊपर में लेजन्स आ जाएंगे। अच्छा, और क्या होगा कि जब हैवाने के ऊपर ये लेजन्स बनते हैं तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ उनको मेस्टाइटिस भी हो सकती है। तो जो टेम्परेचर होगा इसमें 104 से लेके 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा, और जानवर जो है वो लेथार्जिक हो जाएगा, वो मूव नहीं कर सकेगा, खाना सही तरह उससे नहीं खाया जाएगा, और वो रिकम्बेंट भी हो जाता है, और उसके बाद जो है उससे चला फिरा भी नहीं जाता। अगर रिकवर कर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है काफ़ी टाइम भी लेता है ये। जितनी अगर आप उसकी केयर करें तो ये जल्दी रिकवर कर जाता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह से अगर आप अवॉइड करके रखें तो। जो मुंह के ज़ख़म होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, लेकिन जो पाँव के ज़ख़म होते हैं वो टाइम लेते हैं, क्योंकि मुंह के जो ज़ख़म हैं उनमें उतने ज़्यादा कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं होते जितने पाँव के होते हैं, क्योंकि पाँव ने जो है फीसेस, यूरिन और इस तरह की चीज़ों के ऊपर रहना होता है। जो वेसिकल्स होते हैं उनका साइज़ तकरीबन 2 सेंटीमीटर तक भी चला जाता है, और उनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो स्ट्रा कलर्ड होता है। ये जो वेसिकल्स होती हैं बिल्कुल पतली सी होंगी, ज़्यादा कोई थिक नहीं होंगी, बिल्कुल पतली सी वेसिकल होंगी, जिस तरह वो जले हुए की होते हैं उस तरह के जो है वो लेजन्स होंगे। और अंदर जो फ्लूइड होगा वो स्ट्रा कलर्ड फ्लूइड होगा, उसका जो कलर होगा वो स्ट्रा टाइप होगा, जिस तरह के ये स्ट्रा का होता है कलर। तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जानवर दोबारा खाना शुरू कर देता है, दोबारा उसकी जो फीडिंग है वो रिज्यूम हो जाती है, और वो इस जो सर्कल है उससे निकल जाता है। तो इसमें जो बचने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसको हेल्प करती है वो उसकी इम्यूनिटी है। अगर इम्यूनिटी जानवर की अच्छी होगी तो वो जल्दी इस बीमारी से निकल आएगा, अगर बुरी होगी या इम्यूनिटी डाउन होगी तो ये जा भी सकता है, लेंथी भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। 3% जो है इसमें चांसेस हैं डेथ के। जब जानवर रिकवर हो जाता है तो रिकवरी के बाद इनके अंदर कुछ ऐसी परमानेंट तब्दीलियां हो जाती हैं कि जो उनकी प्रोडक्शन को बाद में भी अफेक्ट करती हैं। ऐसे जानवरों को हम हेयरी पेंटर्स कहते हैं। हेयरी पेंटर्स क्योंकि इनके जिस्म के ऊपर जो है हेयर्स ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं और ये पेंटिंग करते हैं, ये हाँफते हैं, सांस इनको ज़्यादा आता है, गर्मी इनको ज़्यादा लगती है। बेसिकली इनकी जो थायराइड होता है वो इफ़ेक्ट करता है, वो थायराइड जो हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और इनकी जो है इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये इसका जो है परमानेंटली ये उसको डैमेज कर देता है जानवर को, इसकी प्रोडक्शन इसके बाद भी जो है वो ठीक नहीं होती। तो इसीलिए इसी को हम इसको जो है कहते हैं कि इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर एक बार ये डिजीज़ किसी जानवर को हो जाए तो उसकी जो इफ़ेक्ट है उसके ऊपर काफ़ी अरसे तक होगा, बल्कि लाइफ टाइम जो है ना उसका इफ़ेक्ट होता है। जो शीप एंड गोट होते हैं उनमें ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो सिम्टम्स नहीं आते, ये अननोटिस्ड ही गुजर जाती है। उनमें उनमें आती है लेकिन इतनी ज़्यादा जो है हार्मफुल नहीं होती जितनी कि लार्ज एनिमल में होती है। इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो ये है कि ये लार्ज एनिमल के लिए जो डिजीज़ का परमानेंट सोर्स बन जाती है, यानी कि इनके अंदर आके वायरस रिजाइड किया और वहाँ से लार्ज एनिमल को इफ़ेक्ट करता रहा, तो ये जो है लार्ज एनिमल के लिए ज़्यादा ये नुकसानदेह होता है। तो ये जो है ये एज अ सोर्स जो है वो इनका रोल है, लेकिन इनको ये ज़्यादा ये डैमेज या इफ़ेक्ट नहीं करती। अब आ जाते हैं इसकी पैथोलॉजी के ऊपर। हम जो सैंपल लेबॉर्ट्री में भेजते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए, वो उसकी फ्लूइड होता है या उसकी जो वेसिकल की जो होती है, वेसिकल रप्चर्ड वेसिकल की वो जो स्किन होती है उसको हम एज अ सैंपल के तौर पे हम लेके जाते हैं। जो ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ करते हैं वो करते हैं फास्फेट बफर सिलाइन या फास्फेट बफर सिलाइन प्लस ग्लिसरॉल। ये जो चीज़ें हैं दो हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सैंपल। इसकी जो पीएच होती है वो 7.2 से 7.6 तक होती है, ये जो सोल्यूशन होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरस के लिए हम यूज़ करते हैं वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, RT-PCR। जो नेक्रोप्सी फाइंडिंग होती हैं वो आपको पता है कि जो जिस जिस आर्गन को इफेक्ट करते हैं वहाँ पे इसके लेजन होंगे, उसके फिट के ऊपर लेजन होंगे, उसके मुंह के अंदर लेजन होंगे, कुछ रिकवर्ड नज़र आएंगे और कुछ फ्रेश नज़र आएंगे जब आप उसको पोस्टमार्टम करते हैं। तो
इसके अलावा जो है उसके जो मैंने आपको बताया दिल जो होता है उसके ऊपर येलो कलर की लाइंस पड़ी होती हैं, जिस तरह के एक टाइगर की स्किन के ऊपर होती हैं, तो इसको हम टाइगर हार्ट भी बोला जाता है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक और टिपिकल जो इसका लेजन होता है टाइगर हार्ट होता है। ये जो लेजन होंगे फेरिंग्स लेरिंग्स तक जो है वो चले जाते हैं, इंटेस्टाइन तक भी इसके लेजन गए हुए होते हैं। तो हम जो है उसको देखेंगे और बाकी चीज़ें जो उसकी हिस्ट्री है उसके साथ कंबाइन करके तो फिर जो है हम डायग्नोसिस अपना देंगे ड्यूरिंग पोस्टमार्टम। अब आ जाते हैं जी ट्रीटमेंट की तरफ। इस जो बीमारी है इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वायरस को किल कर सके जानवर के जिस्म के अंदर। तो हम इसकी जो है ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे मुंह में अगर लेजन है तो हम ग्लिसरीन वगैरह लगाते हैं या कोई भी डिसइंफेक्टेंट लगाएंगे। इसी तरह ही जो पाँव है उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि जब डिजीज़ आ जाती है तो हम वैक्सीन नहीं लगाते। वैक्सीन का टाइम ख़त्म हो जाता है। अगर हमें सीरा मिल जाए कहीं से तो हम वो लगा सकते हैं। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है सिम्टोमेटिक होगी। जिस तरह बुखार है तो एंटीपायरेटिक वगैरह और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को स्टॉप करने के लिए हम उनको एंटीबायोटिक्स देंगे कोई अच्छी सी। तो ये जो होगा ये किसी डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट करके वो उस चीज़ों को देख के सिम्टम्स को देख के और उसकी जो है आपकी हिस्ट्री को सही तरह देख के तो फिर जो है वो ट्रीटमेंट इस तरह की रिकमेंड करेगा। लेकिन जो बेसिक ट्रीटमेंट होती है वो उसके जो है बुखार को अवॉइड करना होता है, एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो सके, और उसके जो ज़ख़म है उनके ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट करनी होती है। अच्छा, उसके बाद उसको इम्यून सप्लीमेंट्स आप दे सकते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी रिवाइव हो जाए और वो जानवर जो है वो सर्वाइव कर जाए। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लास्ट सेक्शन है वो कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ द डिजीज़। एफएमडी को कंट्रोल जो इंटरनेशनली दो तरीक़ों से किया जाता है, एक कंट्रोल बाय इरेडिकेशन और दूसरे नंबर पे कंट्रोल बाय वैक्सीनेशन। इरेडिकेशन का जो कंट्रोल है उससे मुराद ये है कि अगर आपके पास किसी जानवर में ये केस आ जाता है और डायग्नोस हो जाता है तो आप उस जानवर को किल कर दें, लेकिन ये हमारे जैसे कंट्रीज़ में पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल बाय वैक्सीनेशन करते हैं। तो इसके लिए जो वैक्सीन यूज़ होती है किल्ड वैक्सीन यूज़ होती है और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो तकरीबन 6 माह तक रहता है। तो हम जो है 4 से 6 माह तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। तो हम साल में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो है वैक्सीन का फॉलो करते हैं शेड्यूल। ये जो वैक्सीन होगी ये हमारी जो लोकल स्ट्रेन होगी उसके अगेंस्ट होगी तो प्रोटेक्शन होगी। अगर आप कहीं से इंपोर्ट कर लेते हैं और उसमें कोई और स्ट्रेन है तो वो प्रोटेक्शन नहीं देगी। तो वैक्सीन के लिए इसमें कोई क्रॉस प्रोटेक्शन नहीं है। जो चीज़ या जो स्ट्रेन या जो सब टाइप जो हमारे पास डिजीज़ करती है उसी के अगेंस्ट अगर वो वैक्सीन होगी तो उसका असर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो हम कंट्रोल करते हैं वैक्सीनेशन पे, साल में 2 या 3 मरतबा जो है इसकी वैक्सीनेशन करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम द डिजीज़। इसका टाइटर भी हम चेक कर सकते हैं। टाइटर चेक करके हमें वैक्सीनेशन शेड्यूल का अंदाज़ा होता है कि वैक्सीनेशन शेड्यूल हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आउटब्रेक मैनेजमेंट कि जब आपके पास ये बीमारी आ जाती है तो उसने आउटब्रेक को आपने मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले तो आप जानवरों की जो ग्रेजिंग है उसको स्टॉप करेंगे, जानवरों को घर पे रखेंगे। अगर आपको पता चल जाए कि बाहर आउटब्रेक आई हुई है तो आप सबसे पहले जानवरों को घर में रेस्ट्रिक्ट करेंगे और फिर अपने जानवरों को ऑब्जर्व करते रहेंगे कि इनमें कोई जानवर जो है वो बीमार तो नहीं है। अगर कोई बीमार होगा तो उसको बाकी जानवरों से सेपरेट कर देंगे, उसकी फीडिंग वगैरह सेपरेट करेंगे। अच्छा, और अपने फार्म के ऊपर जो है ना आप डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करेंगे, जिस तरह के फार्मेलिन हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह की चीज़ें जो मैंने आपको बताई हुई हैं वो स्प्रे करेंगे। डिजीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वैक्सीन, अच्छी वैक्सीन और टाइमली जो है ना वैक्सीन करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसका टाइटर जो है वो लाजमन चेक करवाएं आफ्टर वैक्सीनेशन। और जो है वैक्सीनेशन ऐसी करें कि जो आपकी पता हो कि किस स्ट्रेन के अगेंस्ट जो है आपने करनी है, आपके कंट्री में कौन सी स्ट्रेन चल रही है, आपने उसी स्ट्रेन के रिलेटेड करेंगे। तो हमने आज जो फुट एंड माउथ डिजीज़ का जो रिमेनिंग चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं किसी और बीमारी के साथ जानवरों की आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।